जय हिंद दोस्तों। आज आपका सेशन जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो विज्ञान है, टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर हम वैज्ञानिक लेके आए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स पहले कराई जाएगी। और फिजिक्स में आपने बिल्कुल कक्षा एक से भी अगर फिजिक्स नहीं समझ में आई है तो आज आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से हमने विज्ञान को लिया है। ठीक है, आप डिमांड कैंपस सब्सक्राइब चैनल करें। क्यों करें? क्योंकि इसे ताकि आपको वीडियो जो हम अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक चीज़ें बताते हैं, तो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है फिर भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप डिमांड कैंपस भाई विजय सर जैसे टेलीग्राम पर जाएंगे तो इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई उसका वहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। तो देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आज आज अगर सब्सक्राइब करते हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम पढ़ाई एक ऐसा माध्यम नहीं है कि आपको हम पढ़ाते हैं और छोड़ दें, बस ये जैसे ये बुक करा दी और हमने छोड़ दी, नहीं। इस बुक के बारे में पहली बात तो हम एक जो भी टीचर कराता है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये रहती है कि इस बुक को समझाना, क्योंकि आपका टाइम जो है उस टाइम का बहुत ख्याल रखा जाता है। पैसा नहीं, टाइम का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो समय होता है वो बहुत ही कीमती होता है। तो समय का हमने पूर्ण ध्यान रखते हुए कोई भी चीज़ हम लाएंगे उसका विशेष अच्छे से विश्लेषण करेंगे, और बेसिक के साथ कोई भी चीज़ होगी हमारी बेसिक के साथ होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये मान के चले अगर ये आपने एक काम कर लिया तो आपकी कोई सरकारी जॉब से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं रणनीति यहाँ भी साथ साथ में बताता चलूँगा और तरीके भी बताऊँगा कि कैसे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, कम समय में कैसे कामयाब हों। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि अच्छे से तैयारी करें, और तैयारी करें नहीं, हम करा देंगे, आपको रगड़ के दिखा देंगे, रगड़ा लगा देंगे आपको हर विषय में, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई एक्स वाई जेड हो जो आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में हो। और हम बेसिक की चीज़ें बुकें भी करा रहे हैं अपने एनसीईआरटी पैटर्न पर। पूरा एनसीईआरटी आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी, यानी कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक, 11 12 10th 11 12 सब एनसीईआरटी बेसिक, चाहे वो आपका मैथ हो, फिर चाहे वो आपका मैथ हो, ठीक है, और चाहे आपकी रीजनिंग हो, और चाहे आपकी साइंस हो, और चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चाहे सामान्य ज्ञान हो और चाहे सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, कोई सा भी विषय हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी होगा उसे हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अग्निवीर, अग्निवीर वाले छात्र हैं उनके लिए जो ये बुक सॉल्व हो रही है, बहुत ही अच्छी उनकी रणनीति के साथ ये मैंने बुक चुनी है। अग्निवीर जितने भी आपने भी फॉर्म डाल रखे हैं अग्निवीरों ने, और जहाँ जहाँ विज्ञान आती है ग्रुप डी वाले, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ से चीज़ें बेसिक चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस बुक को रट डालें, 10th लेवल की बुक है, आपके लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान विज्ञान स्टार्ट करते हो, वही चैप्टर लिए मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, परिचय पहले कराते हैं रिफ्रैक्शन और लाइट के बारे में। तो देख लेते हैं रिफ्रैक्शन और लाइट। देखिए, आपके जीवन में कई बार कई स्थानों पर लिखा देखा होगा, यानी कि तमसो ज्योति गर्मे, ये संस्कृत के एक श्लोक का हिस्सा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? संस्कृत के एक श्लोक का हिस्सा होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बट इससे जो संबंध होगा, तमसो माँ ज्योति ज्योतिम गर्मे, इसका जो सेंस होगा वो इस साइंस में दिया। देखो, श्लोक के इस भाग का अर्थ है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका कारण स्पष्ट है कि क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता तथा प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। अपने दैनिक जीवन के अनुभव से आप जानते हैं कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई देता है, तथा सूर्यास्त के बाद हमें मोमबत्ती या दीपक या बिजली का बल्ब जलाकर प्रकाश को उत्पन्न करना पड़ता है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। ठीक है, इस चर्चा से निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकाश वह कारण है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई
देती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारण है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, तब वस्तु का हम अनुभव कर पाते हैं। प्रकाश यहाँ पड़ा, वस्तु हमारी आंखों पर चली जाती है। ये हमारी आंखें होती हैं, ऐसे करके हमें चित्र दिखाई देती है। ठीक है, आप पीडीएफ की बिल्कुल फिक्र ना करें। पीडीएफ नोट्स बनाने के लिए हमने नोट्स दे रखा, अच्छे से उसको डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिमांड कैंपस भाई विजय सर आप ज्वाइन करें। वहाँ पर पीडीएफ आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ की, रीजनिंग की की सारी हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखी। ठीक है, तो प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाश के गुण क्या हैं समझ लेते हैं। देखो, साधारणतः प्रकाश की सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश साधारणतः कैसे चलता है? सीधी रेखाओं में चलता है। ये बात इतनी समझ में आ गई। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नंबर 3 फैक्टर क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच, पानी आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से गुजर नहीं सकता है। पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर सकता है। नंबर 4 फैक्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जितने भी फैक्ट हो रहे हैं ये आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रकाश किस दिशा में प्रवाह रहता है? तो विद्युत चुंबकीय, या फिर और भी ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको क्या करना होगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फैक्ट नंबर 5, प्रकाश के चरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁻⁴ जो घाते हैं इस पे 8 है मीटर सेकंड होती है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, ग्रुप डी में भी बना है और फिर बनेगा ग्रुप डी अग्निवीर, जो भी परीक्षा है, यानी कि जहाँ जहाँ फिजिक्स आनी है वहाँ वहाँ आपके लिए रामबाण साबित तो होगा। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर बुक है। तो देखिए ये कह रहा है निर्वात में प्रकाश की जो चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है होती है। या फिर ये पूछ लेगा प्रकाश की जो चाल है निर्वात में कोई असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं, काफी अच्छी गति और इनकी हो जाती है निर्वात में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर यही बात पूछ ले निर्वात में ध्वनि पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, ध्वनि पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ध्वनि पर? क्योंकि निर्वात वह होता है जहाँ कोई वायु न हो, जहाँ कोई गैस पदार्थ न हो, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, जहाँ कोई वैक्यूम न हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। और कुछ न हो वहाँ प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी यहाँ से हमने प्रकाश डाला तो वह प्रकाश यहाँ इस साइड में चलेगा। ठीक है, ये फैक्टर 6 था। अब 7 नंबर पर चलते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगें ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। 3900 से लेकर 78 से एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये नेवी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। ऐसे ही दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की क्षमता कितनी से कितने तक होती है? तो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चलिए बात करते हैं कुछ अपवर्तन दर्पण की, अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण की। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे तल पर कलई की जाती है, यानी कि एक जो तल होता है उभरे भाग उस पर कलई की जाती है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये पॉइंट समझ लेना, अगर उभरे हुए भाग पर कलई हो गई तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है, अतः अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका भीतरी तल परावर्तक तल होता है, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। यानी कि बाहरी पॉलिश हुई है, तो यहाँ भी इसने क्या कहा था, यानी ये तक कटे भाग के उभरे तल पर, तो उभरा तल यही है,
कलई की जाती तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि बाहर साइड पर कलई की जाए तो अवतल दर्पण कहते हैं, और अंदर साइड पर की जाए तो उत्तर दर्पण कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये ध्रुव है हमारा, ठीक है। अंदर साइड पर पॉलिश की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। चलो बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखिए इमेज आपने दोनों इमेज को आपने ठीक तरीके से देख लिया होगा। चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण की। यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग की भीतरी सतह पर कलई की जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ होता है, अतः उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा तल परावर्तक तल होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन पॉइंट यहाँ से पकड़िए, दोबारा इसे समझिए। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक है। यानी कि जो ये बात आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। उत्तल दर्पण के बारे में आपको समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होते हैं, इस संबंध में परिभाषा देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है उसी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से निरूपित करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या की बात होगी, वक्रता केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि गोली दर्पण, ये चीजें कहाँ काम में आएंगी, आपको न्यूमेरिकल में काम में आएंगी, ठीक है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं। बात करते हैं ध्रुव पोल। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित भी करते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होते हैं, मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाले रेखा के मुख्य अक्ष कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा उत्तल दर्पण है जो कि अंदर की साइड पर पॉलिश है। हमने पहले भी बताया था, अगर ये शीशा है, मानो अगर काट दिया जाए बीच से, अगर ये काट दिया जाए तो इसके अंदर की साइड पर जो पॉलिश होगी वह हमारा उत्तल दर्पण होगा, और इस शीशे के बाहरी साइड पर जो पॉलिश होगी वह हमारा ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र होता है इसका, इसका जो होता है बाहरी तरफ होता है, इसका ये वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होता है, ध्रुव ये होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं मुख्य फोकस के बारे में। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें परावर्तन किरणों यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस पर बिंदु होकर गुजरती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, फोकस दूरी। फोकस देखो, एक एक पॉइंट इसमें समझ में आना चाहिए आपको। फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, ये मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस, इसके बारे में ये बात करिए। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य के जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि यहाँ से वस्तु आती हुई प्रतीत होती है उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। इसे किससे कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं फोकस दूरी की। गोली दर्पण के ध्रुव यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी होती है। इसे एफ बराबर R/2 कहा जाता है। यानी कि इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की ये हमेशा कैसी रहेगी, आधी रहेगी, एफ बराबर R/2। बात करते हैं फोकस तल। मुख्य फोकस से बाहर होकर जाने वाले मुख्य अक्ष से लंब रूप तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए यहाँ तक जो भी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बट थोड़ी आगे आप जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत आने लगेगा इसी में, ठीक है। देखिए ये बेसिक है, थोड़ा बोरिंग भी आपको लग रहा होगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बुक पर हम कोई एक्सपेरिमेंट अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको हम थ्योरी में बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए गोली दर्पण
प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से जो नियमों का उपयोग किया गया है। देखिए गोली दर्पण क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तित पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण या मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती यानी कि जाती हुई अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती आना और जाना प्रतीत होती हैं तो उन्हें उत्तल दर्पण, अकॉर्डिंग टू आने के पश्चात अवतल दर्पण और फोकस से आती हुई यानी मुख्य फोकस से आती हुई तो उत्तल दर्पण और पश्चिम मुख्य फोकस से आते हुए अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। गोली दर्पण वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन यानी पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बात है गोली दर्पण की, बात कर लेते हैं गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्राकृतिक दर्पण से वस्तु की दूरी निर्भर करता है। वस्तु की विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र दिया हुआ है। जैसे कि आपको जब वस्तु अनंत स्थित हो, अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं। एक वस्तु किरण जो मुख्य होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। दूसरी किरण की ये सारा इमेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको बहुत कम बनेगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें, थ्योरी है, थ्योरी में समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि थ्योरी में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको न्यूमेरिकल की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यहाँ आ चुके हैं, इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये कह रहा है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार और प्रतिबिंब की प्राकृतिक। तो बात करते हैं वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर वस्तु के बराबर यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। जब भी हम वक्रता केंद्र के सी पर वस्तु की स्थिति को हम रखेंगे तो उसमें जो स्थितियां बनती हैं वक्रता केंद्र सी पर बने यानी प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ठीक है, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच, ठीक है, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा होता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा। फोकस पर, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, दोनों पी पर फोकस एफ दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। ये चीजें आपको सिंपल चीजें हैं, पढ़ने से ही समझ में आ गई होंगी। ये चित्र बनाने की बात हो रही है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब का बनना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत स्थिति वस्तु से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। दर्पण के परावर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती प्रतीत होती हैं, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा मुख्यतः फोकस बिंदु के आकार के रूप में आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? आभासी सीधा बनता है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए फटाफट। देखिए, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तो मान लिया जाए ए बी, कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव के पी पर तथा अनंत के बीच स्थिति है। ए के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एडी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से आती प्रतीत होती है तथा एक दूसरी किरण ए दर्पण अविलंब गिरती है जो कि परावर्तन होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, कोई ज्यादा इसमें फैक्ट वाली चीजें नहीं है। चलते हैं, जहां जहां आपके क्वेश्चन हमें टारगेट करने के लिए मिलेंगे वहां आपको अच्छे से इसके बारे में समझाएं। चलो अब यहां से आपके न्यूमेरिकल के बारे में चीजें आने लगी हैं। देखो, दर्पण यानी कि 1/v + 1/u 1/f नियमगण,
निगमन दे रखा है, ये आपका यही दे रखा है दर्पण, यानी कि ये फॉर्मूला मिरर का जो फॉर्मूला होता है ये दे रखा है, सेम चीज है, ठीक है। अवतल दर्पण के बाहर दर्पण के लिए यानी कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर मान लिया जाए कि M1 P12 जो ये दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। डेरिवेट करने के लिए दे रखा है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होंगी। दर्पण के ध्रुव वस्तु की दूरी AP बराबर ये दे रखी है इसने, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी दे रखी है, दर्पण से फोकस दूरी ये दे रखी है -F। देखो जब भी दर्पण से फोकस दूरी माइनस ये लगा दे तो पीछे दर्पण बनना है, अगर माइनस नहीं लगा है तो वो अंदर यानी कि पॉलिश जो पीछे हो रही है अंदर की साइड से देख सकते हैं, अगर पॉलिश अंदर हो रही है तो आपको क्या है प्लस, नहीं तो बाहर की साइड देख सकते हो। जब कभी उल्टा दर्पण बनेगा तो इसमें माइनस लगा के देगा, ठीक है, इतनी सी बात होती है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहीं से हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में पहचान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMP यहाँ डाल लेना और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। यह दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा छोटा तथा उल्टा बने तो वह अवतल दर्पण होता है। ऐसा आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि वस्तु के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा या छोटा तथा उल्टा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगी, ठीक है। क्या होगी, उत्तल दर्पण होगी। स्पर्श करें, देखो स्पर्श करने पर यदि दर्पण परावर्तक तल या बीच वाला भाग दबा हो तो दर्पण अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। स्पर्श करने पर यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ प्रतीत हो तो उसे दर्पण उत्तल होगा। देखिए यहाँ स्पर्श करके जो बात की, प्रतिबिंब देखकर बात की गई थी या स्पर्श करके बात की गई है, इतनी बात समझ लेना, ठीक है। दोनों पॉइंटों में मैंने आपको चीजें बता दी। चलिए नेक्स्ट चीज है आपकी टॉपिक अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये किस किस में काम में आते हैं। अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये काफी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से आएंगे। डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। जो टेबल लैंपें होती हैं उनके शैडो में किया जाता है। अवतल दर्पण मोटर कारों के, रेलवे इंजनों के, स्टीमरों के सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सर्च लाइट की बात करें तो अवतल दर्पण प्रयोग में लिया जाएगा। बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो था आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1, सड़क के किनारे लगे बल्बों के साथ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आपके रोड पर ये लैंपें बड़ी बड़ी देखी होंगी, ये लैंपें लगी होती हैं यार, ये आपके लिए क्या है, ये लाइटें देती हैं। सो इन लैंपों में जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का किया जाता है। इस बात को समझ लेना बहुत अच्छे से। उत्तल दर्पण का प्रकाश की किरणों द्वारा अधिक क्षेत्रफल फैलता है। उत्तल दर्पण का जो काम होता है, प्रकाश की किरणें होंगी अधिक क्षेत्रफल फैलाती हैं, इसलिए उसे उसमें प्रयोग में लिया जाता है। किसे लिया जाता है, उत्तल दर्पण, यानी उत्तल जो यानी कि उत्तल, ठीक है। उत्तल माने तल माने तल पर जो फैल जाए उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, ऐसे आप समझ लेना, ठीक है। क्षेत्रफल में फैला देती हैं। बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अतः उत्तल दर्पण द्वारा उपयोग वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। हेडलाइट की बात करें तो अवतल दर्पण में, सर्च लाइट की बात करें तो अवतल दर्पण में, अगर साइड मिरर की बात करें तो आप उत्तल दर्पण में आ जाना। साइड मिरर दर्पण के रूप में किया जाता है।
जिससे वाहनों के पीछे की विस्तृत क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से देखा जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हाँ करें, फिर हम आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, न्यूमेरिकल उदाहरण हैं। उदाहरण है, एक है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इस दर्पण के ठीक बीच में दो भाग कर दिए जाते हैं, तो बताइए प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। किसी गोली दर्पण के दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करने पर उनकी त्रिज्या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, जिसके कारण उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रत्येक भाग की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक भाग की कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। ये यहाँ से आप समझेगा। उदाहरण नंबर 2, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है बराबर, यानी कि देखो इसने -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है कट के, वो इमेज आपने देखी हो, ऐसी थी और ऐसी थी। यहाँ से काट दिया तो ये पॉलिश किसकी तरफ हो रही है? बाहर की तरफ हो रही है। अगर बाहर की तरफ हो रही तो इसमें -, सेंटीमीटर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आपको बताया था F बराबर R/2 और इसमें दे रखा है आपको, यानी कि टोटल यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है, तो F की वैल्यू कितनी? 15 बराबर R/2। जब इधर ले जाएंगे भाग में गुणा में आ जाएगी तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, चलो अच्छा न्यूमेरिकल है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी बनेगा? F बराबर 10 सेंटीमीटर, U बराबर 20 सेंटीमीटर। ये माइनस का कुछ दिक्कत नहीं है, आंसर जो आने हैं वो सेम आते हैं। माइनस में आंसर क्लिक कर देना, जो माइनस वैल्यू दी हो तो माइनस में आंसर क्लिक कर देना। बात की है इसने कितनी दूरी बनेगी, और दूरी प्रतिबिंब दर्पण की दूरी बात करें तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगा देना है? एक फॉर्मूला याद कर लेना, आप इसे बस याद कर लेना, वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 1/v प्लस 1/20 माइनस बराबर 1/10। ठीक है, अब आपका एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो यहाँ से ये तो आपको निकालना ही है, इसके बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, अब देखो 20 आ जाएगा तो 20 एकन 20। ठीक है, तो कितना आएगा? 1 माइनस 10 एकन 10, और 10 दूनी 20, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2। जब हम दोनों को इधर माइनस करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 20। तो आपका 20 सेंटीमीटर आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए उदाहरण नंबर 5 की तरफ चलते। ये कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, F बराबर 5 सेंटीमीटर, U बराबर 10 सेंटीमीटर। माइनस लगा, कोई बात नहीं, माइनस में आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इसमें वास्तविक यानी कि ये कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब की बात कर रहा है, V की बात कर रहा है, 1/, ये फॉर्मूला होगा 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है इसने 1/v बराबर, तो आपको दे रखा, कितना दे रखा है? दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 एकन 10 -2, तो 1/10 आ जाएगा, माइनस के 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा। देखिए यहाँ भी एक बात समझा देते हैं, ये आपको फॉर्मूला सेम था, वैल्यू हमने रख ली, यानी कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण की बात करें तो माइनस का चिन्ह लगा देना बस। ठीक है, तो अब देखिए -10 -5, तो 1/, बराबर v बराबर, यानी कि क्या लेकर आ रहा है? वास्तविक, यानी कि ये प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो यहाँ 10 के 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 5 और 10 का 10 एलसीएम होगा, एलसीएम होता है दोनों संख्याओं से कट जाए तो 10 होगा, 10 एकन 10। तो यहाँ पर हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया, और यहाँ पर करें 5 दूनी 10, यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 एकन 2 आ गया, 1, और इसमें से माइनस करेंगे तो -1। हमेशा प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन संख्या वह आती है जो हमारी माइनस में ज़्यादा होगी, यानी कि जो माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी, तो वही 1/10 आए, तो आपका आंसर ये होगा। चलिए
चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल। आपका 6 नंबर न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कैसा है? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आप फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसने जो वस्तु के दर्पण दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन बात इसने अभी कौन से दर्पण की है? वह एक वस्तु दर्पण 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यह दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थितियां प्राकृतिक बताई जाएं। तो देखिए, इसने एक वस्तु का दर्पण ले लिया है और रखी हुई है, वस्तु की दूरी पर रखी गई है, दर्पण को फोकस दूरी f 12 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर फॉर्मूला ये लगाएंगे आप। इस फॉर्मूले से जैसे ही आप लगाएंगे 6 और 12 यानी कि देखो फॉर्मूला यही होता है जो आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जब बात 1/f की हो गई, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा, तो 1/v बराबर आपको कौन सा फॉर्मूला 1/6 माइनस बराबर 1/12। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम है जो कि आपका 6 और 12 में 12 एलसीएम होगा। 6 दूनी 12, यहाँ 2 आ जाएगा, वो भी कैसा आएगा? 6 और 12 का जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना होगा? 6 12 माइनस माइनस 1 कितना आएगा? यहाँ पर आपको 12 1 12 तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये कितना है? माइनस का 2 नहीं, माइनस का 2 नहीं है, काटो। माइनस 2 नहीं, 1 कितना बचेगा? 1/12। तो आपका कितना बचेगा? 1 अपॉन नहीं 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस होगा 2 1 3, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 3/12। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दे ही रखा है इसने 1/v 1/-16 1/12। तो ये दे रखा है 1/v, यहाँ से लिया हमने 12 एलसीएम ले लिया। तो आप 6 1 6, और यहाँ पर क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 2 का गुणा करेंगे 2 1 2 प्लस यहाँ प्लस का तो 2 12 1 12 तो कितना आ जाएगा? 3 3/12। 3 से हम काटेंगे तो कितना? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, एक गोली दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण का प्रकाश की उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर 10 सेंटीमीटर, m बराबर 2 सेंटीमीटर। फटाफट फॉर्मूला आपका लगा हुआ है। v बराबर ये आपका 1/-v, या फिर इससे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 और 20 दोनों ले ली वैल्यू 20। ये गोली दर्पण 10 सेंटीमीटर वस्तु दो गुना बड़ा, 2 गुना कर दिया, यानी इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर समझ लीजिए, तो 1/20 प्लस 1/10 दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 20। 20 1 20, 1 10 दूनी 20, 2 माइनस कितना होगा? 1/20, और जब भी काटेंगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद रखने योग्य तथ्य, यानी कि जो प्रकाश यानी कि लाइट है, यहाँ से ये फैक्टर आते ही आते हैं, यानी कि ये आपने चैप्टर जो पढ़ लिया एनसीईआरटी का, आपका मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपका न्यूमेरिकल का हो चाहे आपका थ्योरी का हो, ग्रुप डी लेवल हो या आपका चाहे अग्निवीर की परीक्षा में साइंस हो, बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, प्रकाश लाइट, प्रकाश की ऊर्जा है जिसे अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी भी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बात समझ गए? प्रकाश क्या होता है ये भी समझ गए, परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतन आपतित। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण किसी भी कांच के खोखले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल कलई करके चमकदार बना दिया जाता है, जिसे परावर्तन तल कहते हैं, इसने गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी, गोली दर्पण उत्तल अवतल दर्पण आए कहाँ से? ये गोली दर्पण से आए। 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण ये खोखले गोले को कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग कलई की जाती है, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण खोखले गोले के कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर कलई की जाती है। यहाँ पर कहाँ की जाती है? बाहरी सतह पर की जाती है, यहाँ भीतरी सतह पर की जाती है, कलई की जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण के फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को अन्य उनकी फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
धनात्मक, मैंने यही आपको पॉइंट आपको वहां बार बार समझा रहा था। जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी हमेशा धनात्मक आएगी, आईएमपी इंपॉर्टेंट है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक आती है, ठीक है। चलिए, रेखीय आवर्धन, दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी संबंध, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आदि होती है F बराबर R/2, ठीक है, R/2। दर्पण के लिए UVF संबंध अवतल अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए UVF से निम्न संबंध होता है। ये संबंध दिए हुए 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए ये संबंध होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है उसे, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु से प्रतिबिंब कहते हैं। बात करते हैं कुछ यहाँ पर आपके मोस्ट IMP MSQ हैं, उसे करते हैं, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लिखित में देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको हर परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फटाफट MSQ करते हैं। चलिए देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन से दर्पण का किया जाता है? पीछे भी मैंने बात की थी, तो हम किसका करेंगे? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन दे, अवतल दर्पण नहीं करेंगे, समतल का नहीं। उत्तल यहाँ कंफ्यूज कर देगा, उत्तल अवतल दर्पण कहेगा तो इसे भी नहीं क्लिक करेंगे, हम करेंगे सिंपल उत्तल दर्पण को, ठीक है। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। रोडों पर लाइटें जो लगी होती हैं उन पर कौन से यानी दर्पण का उपयोग किया जाता है? वहां पर कौन सी लाइटों के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चलिए, दाढ़ी बनाने के उपयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि को जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण को लाया जाता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आपको किस चीज में कमजोरी महसूस हो रही है, चाहे वो आपका मैथ हो। मैंने इस बात की शपथ ले ली है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर हो, क्यों ना मुझे कक्षा 1 से आपको तैयारी करानी पड़े, तो मैं कक्षा 1 से NCERT बेस्ड। देखिए, तैयारी कहाँ परेशानी हमें करती है, तैयारी जो सिलेक्शन है वो कहाँ रुकता है? हमारा बेस मजबूत नहीं होता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। हमारा बेस मजबूत नहीं होता। 2-2 साल तैयारी है, बेस नहीं। अगर मैं गारंटी देता हूँ, बेस अगर 2 महीने नहीं, आप 4 महीने लगाओ बेस में, आप 4 महीने बेस मजबूत करने में लगा देना, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लेना, अगर आपका बेसिक मजबूत है। देखो, बेसिक चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप कहीं कंपटीशन एग्जाम में गए तो आपको ये नहीं बताएगा कैसे मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए, ये ऐसे डिप्थ में नहीं बताएगा चीज़ें, इमेज नहीं दिखाएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बताया है, ऐसे नहीं बता दे डायरेक्ट वो 4-6 पॉइंट एक ही बार में लपेट देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश चैप्टर को आधे घंटे में लपेट देते हैं, इतना करते हैं वो बहुत। और प्रकाश से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने यही इस बात की ये निर्णय लिया है आपके लिए कि हर सब्जेक्ट का जितना भी आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है उसका हम बेसिक से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक कंपटीशन क्लास है, तो आपको पता ही है जैसे कि हमारे चल रही हैं। आरआरबी के करीब 13,700 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो अभी रिसेंटली परीक्षा में आने वाले, और ताजी क्वेश्चन है, उन्हें लगाएं। 150
कि सुबह 1:50 शाम को हम वीडियो दे देते हैं। आपकी परीक्षा से पहले पहले ख़त्म करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। 25 दिन रह गए, सफिशिएंट है हमारे लिए। 25 दिन में आपको हम करा देंगे, आप टेंशन न लें। मैथ भी ख़त्म करा देंगे, ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, मैथ भी खत्म करा देंगे। वो पूरा कोर्स मानो, ये क्रैश कोर्स नहीं है। 13,000 क्वेश्चन रीजनिंग में, 8,000 क्वेश्चन मैथ में, प्लस ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी नहीं सभी रेलवे के एग्जाम जो साइंस है, 10,000 क्वेश्चन हम उसमें करा रहे हैं। इसमें 1500 फिजिक्स के करा चुके हैं। वो आपके लिए साइंस वाले, अग्निवीर वाले छात्र विशेष ध्यान दें, साइंस की एक भी क्लास न छोड़ें। वहाँ पर न्यूमेरिकल अच्छे से करा रहे हैं, केमिस्ट्री भी करा रहे हैं, बायो भी करा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू। तो आपको ये चीज़ें आपको कंटिन्यू रिदम के साथ करनी होगी। प्रैक्टिस सेट लगाते रहे पर डे, एक रोजाना 2, पॉसिबल हो सके 2 लगाएं, सुबह शाम। और मैं भी प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, तो उन्हें भी आप लगाएं, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।